गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ्यूल क्या होता है, एक गुड फ्यूल के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। बट टुडे इन आवर फोर्थ लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं? Comes to this one point. Fossil fuels are the fuels derived from dead remains of living matter. यानी फॉसिल फ्यूल ऐसे फ्यूल होते हैं जिन्हें ड्राइव किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ लिविंग मैटर। जो लिविंग मैटर है उन लिविंग मैटर में, चाहे वो किसी प्लांट की जो है बॉडी पार्ट्स है या मे भी कोई अनदर एनिमल्स है, तो उन लिविंग मैटर के जो डेड पार्ट्स हैं वो कई दिनों तक एज इट इज़ रिमेन रहते हैं। उन्हीं से व्हेन बरीड इनसाइड अर्थ, जब वो अर्थ के अंदर दब जाते हैं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, कई लाखों वर्षों के बाद जो ऐसे ही अर्थ के अंदर दबे रहते हैं, तो वो जो लिविंग मैटर के बॉडी पार्ट्स हैं वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। यानी जो प्लांट हैं या फिर एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स अर्थ के अंदर किसी न किसी नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल फिनोमिना से अर्थ के अंदर बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, और लाखों सालों के बाद वो जो है एक फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, इट मीन्स कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम यानी कोयला और जो पेट्रोलियम है वो फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है। इन्हें हम फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिविंग बॉडी से मिलकर के बने हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनके डेड बॉडी पार्ट से या जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पार्ट से उनकी फॉर्मेशन हुई है, वो फ्यूल में कन्वर्ट हुए हैं, तो इस वजह से उन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं। कोयला एंड पेट्रोलियम आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज वन। नाउ अब ये जो फॉसिल फ्यूल है वो हमें नेचर के अंदर ऑब्टेन होता है, उसे हम नहीं बना सकते फॉसिल फ्यूल को। तो ये जो फॉसिल फ्यूल हैं इन्हें हम नेचुरल फ्यूल बोलते हैं। कौन से? नेचुरल फ्यूल, क्योंकि ये नेचर के अंदर अपने आप बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन हम नहीं करवा सकते। ये नेचर के अंदर अपने आप ही इनकी फॉर्मेशन होती है। काफ़ी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग और जो मैटर हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करके जो है फॉसिल फ्यूल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इट मीन्स ये जो फॉसिल फ्यूल हैं वो एक नेचुरल फ्यूल है। तो ये जो नेचुरल फ्यूल हैं इनको आगे कैटेगराइज किया गया है टू पार्ट्स के अंदर। जो नेचुरल फ्यूल है इट मीन्स ऐसे फ्यूल जो नेचर हमें प्रोवाइड करवाती है, जो नेचर के अंदर बनते हैं, उन्हें नेचुरल फ्यूल बोलते हैं। जिनकी फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते, नेचर के अंदर अपने आप ही बनती हैं, तो वो नेचुरल फ्यूल होते हैं। अब इन नेचुरल फ्यूल को आगे कैटेगराइज किया गया है टू कैटेगरीज के अंदर। पहले वो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और सेकंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं इनके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। सो comes to the inexhaustible natural resources। कौन से होते हैं? The natural resources of energy which are present in unlimited quantity। यानी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज एनर्जी के ऐसे स्रोत which are present in unlimited quantity, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनकी अनलिमिटेड क्वांटिटी प्रेजेंट होती है
क्लियर, उनको चाहे हम कितना भी यूज कर लें वो फिनिश नहीं होंगे। इट मीन्स अनलिमिटेड क्वांटिटी हैं। क्लियर, एंड विल नेवर बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ह्यूमन एक्टिविटीज से उनको फिनिश नहीं किया जा सकता, वो एग्जॉस्टेड नहीं होंगे, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, उसे हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, यानी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटीज में हैं, यानी जिनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, एंड विल नेवर बी एग्जॉस्टेड, और जो कभी भी खत्म नहीं होंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटी, चाहे मानव उनका कितना ही यूज कर ले वो फिनिश नहीं होंगे, आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे सनलाइट है, सनलाइट एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। एयर भी नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल इनएग्जॉस्टिबल हैं। इट मीन्स एयर का हम चाहे कितना ही यूज कर लें एयर फिनिश नहीं होगी। सनलाइट, सन की लाइट को हम कितना ही यूज कर लें डेली, तो जो सन की लाइट है वो फिनिश नहीं होंगी, उनका हम कितना भी यूज कर सकते हैं। जो इनके रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर हैं, उनको यूज करने के बाद उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसे हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं, जो जल्दी खत्म नहीं होते, जिनके भंडार बहुत ही ज्यादा हैं। नाउ सेकंड इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज थे जो जल्दी खत्म नहीं होते हैं, अब हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो जल्दी खत्म हो जाते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसे एनर्जी के नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, जिनकी क्वांटिटी बिल्कुल लिमिटेड है, जो सीमित मात्रा के अंदर हैं। इट मीन जो ज्यादा मात्रा में नहीं है, जो लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर प्रेजेंट हैं, जिनकी अमाउंट नेचर के अंदर ज्यादा नहीं है, एंड विल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ह्यूमन एक्टिविटीज से वो जल्दी ही एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। एग्जॉस्टेड मीनिंग क्या होता है कि वो फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर, आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और जो पेट्रोलियम है वो दोनों ही एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम जो कोल है, इट मीन्स जो कोयला है, अगर इसको हम कंटिन्यू फास्ट रेट से अगर यूज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जिससे कोयला फिनिश हो जाएगा। उसी तरीके से पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को भी बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर यूज करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में यूज करने से जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो पेट्रोल को नहीं देख सकेंगे, वो पेट्रोल का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा यूज करने से पेट्रोल को तो हम ही फिनिश कर देंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन को ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं हो सकेंगे। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी लिमिटेड क्वांटिटी होती हैं नेचर के अंदर, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं। क्लियर, और इनको अगर ज़्यादा यूज करेंगे हम तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। नाउ अब हम इन्हीं के ऊपर फॉसिल फ्यूल जो कोल और पेट्रोल है, इट मीन जो कोयला और पेट्रोलियम है, इन दोनों के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है कोल। कोल अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 300 लाख साल पहले, इतने लाखों सालों के बाद, पहले की अगर हम बात करें, इतने लाखों साल पहले, द फॉरेस्ट प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो पहले अर्थ के ऊपर फॉरेस्ट थे, गोट बरीड अंडर अर्थ सरफेस, वो अर्थ के सरफेस के अंदर बरीड हो गए, दब गए, ड्यू टू नेचुरल रिसोर्स प्रोसेस, प्राकृतिक प्रोसेस के द्वारा। प्रकृति के अंदर कौन सी प्रोसेस हुई, जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आया,
फ्लड बाढ़ आई, या वोल्केनोज का इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुए। तो ये कुछ ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनकी वजह से जो फॉरेस्ट थे वो अर्थ के सरफेस के अंदर बरीड हो गए, दब गए। और इतने ज़्यादा फॉरेस्ट के अर्थ के अंदर दबने से उसके बाद क्या हुआ उन पे, एंड ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर कन्वर्टेड इनटू कोयल। तो वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए, वो कोयले में कन्वर्ट हो गई। जैसे हाई प्रेशर उनके ऊपर लगा और टेम्परेचर ज़्यादा उनको मिला, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने प्लांट की बॉडी को किस में कन्वर्ट कर दिया, कोयले के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो कोयले की फॉर्मेशन कैसे हुई, जो फॉरेस्ट थे वो अर्थ के सरफेस के अंदर बरीड हो गए ड्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल प्रोसेस, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, या वोल्केनोज इरप्शन है। इनकी वजह से अर्थ के अंदर बरीड होने की वजह से उनके ऊपर जो है सॉइल की जो है लेयर डिपॉजिट होती गई, जिसकी वजह से हाई प्रेशर उन पे बना और हाई टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उनको कन्वर्ट कर दिया कोल के अंदर। किस में कन्वर्ट किया, कोल के अंदर, यानी कोयले में उनको कन्वर्ट कर दिया। तो कोयले की फॉर्मेशन प्लांट के बरीड होने से हुई है, प्लांट के दबने से हुई है। फॉरेस्ट के पूरे फॉरेस्ट हैं वो अर्थ के अंदर बरीड हो गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी लाखों सालों के बाद फिर वो कोल के अंदर यानी कोयले में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से उनका कोयले में कन्वर्ट होना, कोल के अंदर कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। तो ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होती क्या है, कम्स टू दिस पॉइंट, कार्बोनाइजेशन द प्रोसेस बाय विच प्लांट रिमेन्स गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा जो प्लांट हैं, प्लांट रिमेन्स गेट, जो प्लांट्स की बॉडी हैं वो कन्वर्ट हो गई इनटू कोल, कोयले के अंदर, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के नीचे, इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। यानी कार्बोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट बॉडी कोल के अंदर, कोयले में कन्वर्ट हो गई, दैट प्रोसेस नोन एज कार्बोनाइजेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग जो ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस हुई है, जिसमें कोयले की फॉर्मेशन हुई है, कोल की फॉर्मेशन हुई है, तो कोयले को आगे क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। जो कोयला हमें मिला है, कोयला जो ऑब्टेन्ड हुआ है प्लांट के या फॉरेस्ट के बरीड होने की वजह से, तो उसमें कार्बन की परसेंटेज अमाउंट के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट, कि उनमें कार्बन की अमाउंट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो कोल है इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वैरायटीज। उसको डिफरेंट वैरायटीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है। किसको क्लासिफाई किया है, कोयले को। किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है, कार्बन कंटेंट, यानी कार्बन की कितनी परसेंटेज उनके अंदर प्रेजेंट है, उसके हिसाब से जो है कोयले को क्लासिफाई किया है। सबसे पहले कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट कोयला। ये एंथ्रासाइट कोयला है, उसके बाद बिटुमिन, फिर सब बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो इन सभी में से जो एंथ्रासाइट कोयला होता है वो बेस्ट वैरायटीज का होता है, अच्छी किस्म का होता है। इट इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोयल एंड कंटेन 85 to 95% ऑफ कार्बन। इसमें लगभग 85 से 95% कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जिसमें जितना मैक्सिमम कार्बन प्रेजेंट होगा वो बेस्ट, सबसे बेस्ट समझा जाएगा। तो इन सभी में से एंथ्रासाइट एक ऐसा जो है कोल है, कोयला है, जिसके अंदर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट होती है। इस वजह से ये बेस्ट क्वालिटी का जो कोल है वो कहा गया है। नाउ सेकंड इज बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला कैसे होता है, इट कंटेन 77 to 87% ऑफ कार्बन। इसमें 77 से 87 यानी सेकंड नंबर पे बिटुमिन का नेम आता है कार्बन के अकॉर्डिंग। तो कार्बन की जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम एंथ्रासाइड में होती है, उसके बाद बिटुमिनस कोयले के अंदर होती है, जिसमें 77 से 87% तक कार्बन प्रेजेंट होता है। नाउ सब बिटुमिनस, ये बिटुमिनस था, उसके बाद सब बिटुमिनस। इसके अंदर कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है, वो नियरली 330 से
35% कार्बन होता है। इसमें 30 से 35% कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे कार्बन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए गए हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एंथ्रासाइट में होता है, इस वजह से ये सबसे बेस्ट जो है क्वालिटी का कोयला कंसीडर किया गया है। नाउ फोर्थ इज लिग्नाइट। लिग्नाइट इन सभी के अंदर से, इन सभी कोयले के अंदर से सबसे कम जो लो परसेंटेज होती है कार्बन की, वो किस में होती है? लिग्नाइट के अंदर होती है। इट कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ कार्बन अराउंड 25 to 35%। ये लगभग 25 से 35% कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी लो क्वालिटी का जो है कोयला कंसीडर किया गया, क्योंकि सबसे कम परसेंटेज इसमें होती है। लेकिन इससे थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटेज होती है पीट कोयले के अंदर। पीट के अंदर इससे थोड़ी सी लिग्नाइट से ज़्यादा ही होती है थोड़ी सी। इट हैज़ ए लो कार्बन कंटेंट। इसके अंदर भी कार्बन की अमाउंट कम होती है, बट लिग्नाइट से ज़्यादा होती है। एंड ए हाई मॉइस्चर कंटेंट। इसके अंदर जो नमी है, जो मॉइस्चर है, वो ज़्यादा होता है। इट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। जब कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होती है, इट मीन जब जो प्लांट बॉडी है वो कोयले के अंदर कन्वर्ट होती है, तो उसकी फर्स्ट स्टेज के अंदर, अर्ली स्टेज में जो है पीट कोयले की फॉर्मेशन होती है। एंड इट्स कंपोजिशन डिपेंड ऑन कंडीशन इन विच इट इज फॉर्म्ड। इसकी जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करती है कि वो किस कंडीशन के अंदर फॉर्म्ड हुआ है, वो कैसी कंडीशन में पीट कोयले की फॉर्मेशन होगी, वो कंडीशन डिसाइड करेगी उसकी कंपोजिशन को। क्लियर? तो दीज आर द सम टाइप एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द कोल। कोयले की कुछ एक डिफरेंट वैरायटीज हैं। इनमें से सबसे बेस्ट एंथ्रासाइट को कंसीडर किया गया है। एंथ्रासाइट क्योंकि इसमें जो है 85 से 95% कार्बन होता है, मैक्सिमम कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है। नाउ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इस कोयले का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मीनिंग होता है कि जो कोयला है उसको एयर की अब्सेंस में हीट करना। यहाँ पे कैंडल आपको दिखाई देती है। यहाँ पे जो कोयले का पाउडर है उसको यूज़ किया गया है। कोयले का पाउडर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया गया है। इसमें एक जो है गैस ट्यूब लगी हुई है जो आगे वाटर के अंदर डीप है। यहाँ से फिर एक जो है गैस ट्यूब लगी हुई है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कैंडल से एयर की अब्सेंस में, क्योंकि ये जो टेस्ट ट्यूब है ये कंप्लीटली क्लोज है, इसमें कोई एयर नहीं है, तो एयर की अब्सेंस में इस जो है कोयले को हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, ये कोयला जो है ब्लैक कलर के सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, जिसे हम क्या कहेंगे? कोक। क्या कहेंगे? कोक। क्लियर? तो वो कोक बन जाएगी। नाउ उसके बाद जैसे इसको हीट करेंगे तो ये कोयला है वो कोक के अंदर कन्वर्ट हो गया, और जैसे इसको हीट करेंगे तो इससे जो गैसेस रिलीज होंगी वो वाटर के अंदर जा करके जो भी स्मोक या गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो इस वाटर के अंदर मिक्स होकर के ब्लैक कलर का सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वो एक लिक्विड बनेगा ब्लैक कलर का लिक्विड, जिसे हम क्या बोलेंगे? कोल तार। ये क्या होगा? कोल तार, जिसको पेंट वगैरह के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से कुछ एक जो है अनबर्न्ड गैसेस भी रिलीज होती हैं। अगर इन गैसेस को कोई बर्निंग मैस्टिक इनके पास लेके आते हैं तो वो फायर को कैच कर लेती हैं। क्लियर? तो ये जो गैस यहाँ पे रिलीज हुई है, ये गैस कौन सी है? कोल गैस। यानी इस कोयले का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो इससे कोक मिला, हमें प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिला? कोक। कोल गैस की फॉर्मेशन हुई और कोल तार। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट ऑब्टेन्ड होते हैं जब इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है कोयले का। और कोयले का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मीनिंग है
कि कोयले को एयर की एब्सेंस में हीट करना, टू हीट द कोल इन absence of air, this process known as destructive distillation। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगी जिसमें जो कोयला है वो कोक में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, कोल तार जो है कोल गैस की फॉर्मेशन होगी और कोल तार की फॉर्मेशन होगी। नाउ इट इज क्या था ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल। इसका मीनिंग है कि एयर के एब्सेंस में उसको हीट करना और हीट करने से डिफरेंट कंपोनेंट ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। ओके, नाउ comes to the topic, next topic is petroleum। जो कोल है इट मीन्स कोयले की फॉर्मेशन है वो हम कर चुके हैं, कैसे वो बनता है, और जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है वो क्या होता है। नाउ कम्स टू द पेट्रोलियम। तो ये पेट्रोलियम एक सेकंड जो है फॉसिल फ्यूल है। इट इज बिलीव्ड दैट टीनी प्लांट, यह बिलीव किया जाता है कि जो बिल्कुल छोटे प्लांट होते हैं एंड सी क्रिएचर, जो समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं, दैट डाइड मिलियंस ऑफ ईयर अगो, काफी लाखों साल पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, वो डाइड हो चुके थे, एंड sank to the bottom of sea, और समुद्र की जो बॉटम है उसके अंदर सांक हो गए थे, वो डूब गए थे, एंड कवर्ड विथ सोयल एंड मड, और उनके ऊपर मड और जो सोयल है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होती गई, एंड ड्यू टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर, वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के बाद किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में। और ये कहाँ पे मिलता है, जो इम्परवियस जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर जो पेट्रोलियम है वो मिलता है, उनके अंदर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है उनके अंदर। तो ये जो क्रिएचर थे, सी क्रिएचर थे, ये उन चट्टानों के अंदर फंस गए और काफ़ी हाई प्रेशर और टेम्परेचर के बाद पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो पेट्रोलियम की फॉर्मेशन में और जो कोल की फॉर्मेशन है, कोयले की फॉर्मेशन है, उसमें डिफरेंसेस क्या है। कोयले की जो फॉर्मेशन हुई है वो प्लांट के ब्रीड होने से हुई है, पेड़ पौधे के दबने से हुई है, लेकिन जो पेट्रोलियम की फॉर्मेशन है वो टीनी प्लांट, यानी ज्यादा रोल है इसमें सी क्रिएचर का होता है। किसका, सी क्रिएचर यानी जो समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं, वो काफी लाखों सालों के बाद, लाखों सालों पहले जो है चट्टानों के अंदर फंस गए थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद धीरे धीरे मड और सॉइल उनके ऊपर डिपॉजिट होती गई, जिसकी वजह से हाई प्रेशर और टेम्परेचर से वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। तो ये पेट्रोलियम की फॉर्मेशन है। नाउ द क्रूड ऑयल दैट इज पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल बोलते हैं, क्योंकि इस पेट्रोलियम को इसी फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम के अंदर डिफरेंट टाइप के मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं। द क्रूड ऑयल मीन्स जो कच्चा तेल है, जैसे पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपोनेंट, ये डिफरेंट कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। ईच कंपोनेंट इज ए हाइड्रोकार्बन, हर एक कंपोनेंट हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना होता है। किससे, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हों। हाइड्रोकार्बन विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, और हर एक हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। दीज कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये किस वजह से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब जैसे कोयला था, कोयले का क्या किया था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया था, कोयले का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया था, जिससे डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए थे, कोल तार, कोल गैस। तो उसी तरीके से पेट्रोलियम का यहाँ पे, पेट्रोलियम के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं। पेट्रोलियम के अंदर, पेट्रोलियम से हमें डीजल भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, पेट्रोलियम गैस भी मिलती है, क्लियर। कैरोसिन भी इसी से मिलता है, जो जिसे हम मिट्टी का तेल बोलते हैं। तो डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे हमें पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। तो इस वजह से पेट्रोलियम को क्या कहा गया है कि ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है,
सेवरल कंपोनेंट का। इट मीन्स इसमें डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं और हर एक हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। क्लियर? जैसे कैरोसिन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, जो पेट्रोल है उस पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, जो पेट्रोलियम गैस है उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और मिलेगा, डीजल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और मिलेगा। तो हर एक का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से उन पेट्रोलियम के अंदर जो ये डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। तो दीज कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड, इन कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उन सभी कंपोनेंट को, पेट्रोल को, डीजल को, कैरोसिन को, जो पेट्रोलियम के अंदर होते हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। और अलग करने की प्रोसेस कौन सी होगी? वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सी होगी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर एक जो है कॉलम होता है, उस कॉलम के अंदर हम पेट्रोलियम को डाल देते हैं और उसको जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर एक अलग अलग कंपार्टमेंट होता है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। क्लियर? यस। यहां पे देखिए ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन थी कोयले के अंदर वो हम कर चुके हैं। अब ये पेट्रोलियम के अंदर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती क्या है? इसमें ये एक वर्टिकल कॉलम आपको दिखाई देता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के कंपोनेंट जो है चैम्बर होते हैं, अलग अलग चैम्बर होते हैं जहां पे अलग अलग हीट है वो प्रोवाइड की जाती है, अलग अलग टेम्परेचर उनको दिया जाता है। तो वो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे 600 डिग्री सेल्सियस पे लुब्रिकेटिंग ऑयल है, 300 डिग्री सेल्सियस पे फ्यूल ऑयल है, 270 पे डीजल है, 170 पे कैरोसिन है, 120 नैप्था। क्लियर? तो ये अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग जो कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाते हैं इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो इस कॉलम के अंदर डाल करके, ये फ्रैक्शनल कॉलम बोलते हैं इसको, इस फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर पेट्रोल को डाला और उसको डिफरेंट जो है टेम्परेचर हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे। और हीट प्रोवाइड करवाने से जिस भी कंपोनेंट का जो टेम्परेचर होता है वो उसी टेम्परेचर के ऊपर जो है यहां से अलग कर लिया जाता है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहलाती है। सो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो डिफरेंट कंपोनेंट थे पेट्रोलियम के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि उन सभी का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है और जिसको जैसा टेम्परेचर चाहिए बॉयल होने के लिए वो उसी टेम्परेचर के ऊपर जो है बॉयल होकर के वहां से अलग कर लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? इट्स मेन कंपोनेंट इज मीथेन। जो नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस जहां पे पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम के साथ साथ पाई जाती है नेचुरल गैस। तो ये नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो मीथेन होता है। नेचुरल गैस के अंदर मेन कंपोनेंट मीथेन होता है और मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं बिकॉज इट इज फाउंड इन मार्सी एरिया। ये मार्सी एरिया के अंदर पाई जाती है। मार्सी एरिया मीन्स दलदली जो भूमि होती है वहां पे मिलती है। नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर के ऊपर इसको कंप्रेस किया जाता है जिसकी वजह से इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। जो नेचुरल गैस है जब उसको कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर फिल करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर पेट्रोलियम गैस को सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके उसके ऊपर प्रेशर डाल करके उसको फिल करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर पेट्रोलियम गैस को फिल करेंगे सिलेंडर के अंदर तो वो होगी एलपीजी, और नेचुरल गैस को फिल करेंगे प्रेशर लगा करके तो वो बन जाएगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है ये ज्यादातर जो दलदली भूमि है, जो मार्सी एरिया है वहां पे पाया जाता है। वहां पे जो दलदली भूमि होती है वहां पे मीथेन की पाने की जो गैसेस हैं उसकी पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। क्लियर? तो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज
प्रॉब्लम कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब फ्यूल को बर्न किया जाता है तो फ्यूल के बर्न होने से कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज होती हैं। क्लियर, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज होंगी, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो पहली है कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी जब फॉसिल फ्यूल को बर्न करवाएंगे, फॉसिल फ्यूल में कोयला है चाहे वो पेट्रोलियम, उनको बर्न करवाएंगे तो हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी। हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी तो वो इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन करेंगी। क्लियर। सेकंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग क्या होता है, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल को बर्न करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ने से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा इंक्रीज होने से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा जो सन की जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं उनको कैप्चर कर लेंगे, जिससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा एनवायरनमेंट का नाउ। और ग्लोबल वार्मिंग से डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। जो आइस हैं वो पोल के ऊपर जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगे, जिससे फ्लड आ सकती है। नाउ थर्ड पॉइंट इज कॉज एसिड रेन। एसिड रेन कॉज होंगी। एसिड रेन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे कि इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन तो ये करते ही करते हैं, जिसकी वजह से जो एसिडिक गैस हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और जब रेन आती है, जब बारिश होती है, तो वो बारिश की बूंदों के साथ वो हार्मफुल गैसेस उन बारिश की बूंदों के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन करेंगी, एसिड की बारिश कर देगी, एसिड रेन हो जाएंगी। अगर वो एसिड रेन किसी लिविंग बॉडी के ऊपर फॉल होगी या किसी जो है इमारत के ऊपर फॉल होती हैं, जैसे ताजमहल है, क्लियर, ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो उनके ऊपर अगर फॉल होंगी तो उनकी जो सुंदरता है, उसकी चमक जो होती है, उस चमक को फीका कर देंगी। क्लियर। और अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉल होती हैं तो उसके अंदर कैंसर भी कॉज कर सकती हैं। इट मीन्स इससे एसिड रेन होंगी और एसिड रेन से प्रॉब्लम कॉज होगी। नाउ फोर्थ लास्ट पॉइंट, प्रोड्यूस पॉइजनस गैस। प्रोड्यूस पॉइजनस गैस, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनके बर्न होने से पॉइजनस गैस रिलीज होती है, और वो पॉइजनस गैस मिक्स हो जाएगी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है, क्लियर, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर वो पॉइजनस गैस ब्लड में आ जाएंगी, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ अगर वो मिक्स हो गई तो हीमोग्लोबिन जो काम करता है उस काम को वो रोक देंगे। इट मीन्स हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल देंगे, एक प्रकार से पॉइजनस हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा वो, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। क्लियर। अब जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा ऐड आती हैं कि जो है इस फैमिली के सदस्य जो है शाम को अंगीठी को बंद करके जो है सो गए, और खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद थे। अंगीठी के अंदर क्या यूज़ किया, कोयला उन्होंने यूज़ किया। अगर कोयला या जो चारकोल है उसको यूज़ किया गया तो उस कोयले को यूज़ करने से, अंगीठी के अंदर कोयला जो यूज़ किया गया, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, जैसे हम सो रहे होते हैं एक क्लोज रूम के अंदर, वो खिड़की दरवाजे बंद हैं, तो उसके अंदर की सारी ऑक्सीजन फिनिश हो जाएगी, वो केवल उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही रहेगी। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है जब हम उस क्लोज रूम के अंदर इनहेल करेंगे, उसको ब्रीथिंग करेंगे, तो ब्रीथिंग से वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी, जिससे हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी पॉइजनस हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे जो है वो सो रहा जो व्यक्ति है वो बेहोश हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, और लॉन्ग टाइम तक अगर उस गैस को वो इनहेल करता रहेगा तो उसकी डेथ भी हो जाएगी। और न्यूज़पेपर में सर्दियों में ये ऐसी न्यूज़ आती हैं कि वो जो है
सुबह देखा तो उनकी डेथ हुई मिली, इट मीन्स वो अंगीठी को जला करके सो गए थे जिसमें हार्मफुल पॉइजनस गैस रिलीज हुई। तो इस वजह से सर्दियों के टाइम में अंगीठी अगर हम बंद कर रहे हैं, अंगीठी को जला रहे हैं सर्दी से बचने के लिए, तो खिड़की जो है वो ओपन होनी चाहिए। सो दीज आर द सम प्रॉब्लम कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। ये जो फॉसिल फ्यूल है उनके बर्न होने से डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है वो कॉज होती हैं। और ये हमारा जो 5th चैप्टर है, ये 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। यू विल रिवाइज अप टू हियर, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम्स यू कैन discuss with me, and don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.